तो सबसे पहले यहाँ पर हम पाठ सारांश को समझेंगे और पाठ सारांश के बाद ये भी जानेंगे कि भाई इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी नैसर्गिक प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन भी किया गया है। अब बुद्धिस्ट कौन, मतलब बुद्ध मत को मानने वाला या बुद्धावलंबी। ठीक है, जब ये बात लेखिका सुनती है तो उसके मन में एक उदासी छा जाती है कि भाई ये जो महिलाएं हैं वो कितना कम पैसा लेकर कितना ज्यादा जो है वो हार्ड वर्क कर रही हैं और हमारे सैनिक जो है वो हमारे लिए कितना बड़ा बलिदान कर रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो सुख ही जाता है। परंतु फिजिक्स वाला प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के ऑनलाइन मंच पर। मैं हूं सत्यम और यहाँ पर हम कनेक्ट कर रहे हैं समरी सीरीज के अंदर, जहाँ पर कक्षा 10 के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों के लिए हम लेकर आते हैं हर लेक्चर में हर चैप्टर की समरी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं सानासानी हाथ जोड़ी चैप्टर को, जो कि मूलतः एक यात्रा वृत्तांत है। अब जहन में जब भी यात्रा की बात आती है तो ये बात तो जरूर आती होगी कि भाई यात्रा वृत्तांत होता क्या है, किस तरीके से काम में आता है। तो बेटा यात्रा वृत्तांत का मूल अर्थ जो है वो ये है कि जब भी कोई व्यक्ति, कोई लेखक कहीं जाए और वहां पर जब घूमे और उस बात को जब वो लिखता है तो उसे ही यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। अब मूलतः होता यह है कि कवि आमतौर पर अच्छे तरीके से लिख पाते हैं क्योंकि उनका प्रोफेशन ही लिखना होता है, इसीलिए वो सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलती हैं। पर ऐसा नहीं कि यात्रा वृत्तांत केवल कवियों तक या लेखकों तक ही सीमित है। अगर आप चाहें तो आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करते रहना चाहिए क्योंकि जितना हम कोशिश करते हैं उतना ही तो हम सफल होते जाते हैं, इसलिए कोशिश करते रहिएगा। अब लौटते हैं वापस चैप्टर पर और यहाँ पर हम करते हैं इस चैप्टर की समरी को रिवाइज कि भाई इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या और कैसे कैसे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पाठ सारांश को समझेंगे और पाठ सारांश के बाद ये भी जानेंगे कि भाई इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी नैसर्गिक प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन भी किया गया है। इस चैप्टर की यदि राइटर का नाम लिया जाए तो यहाँ की जो राइटर है, इस चैप्टर की जो राइटर है वो है मधु कंकरिया जी, ठीक है, जो कि हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं। और इन्हें वैसे भी कोई परिचय का ऐसा नहीं कि भाई इन्हें कौन नहीं जानता, एक बड़ी लेखिका हैं जिनकी जो प्रसिद्धि है वो बहुत है, ठीक है। तो आइए बेटा शुरुआत करते हैं फटाफट चैप्टर को समझने की। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई क्या क्या होता है इस चैप्टर के अंदर। तो बेटा सानासानी नामक जो चैप्टर है, सानासानी हाथ जोड़ी नामक जो चैप्टर है, इस पाठ की में लेखिका अपनी गैंगटॉक से यूथोंग की यात्रा का वर्णन करती हैं, यानी कि वृतांत बतलाती हैं। उनके अनुसार गैंगटॉक मेहनती बादशाहों का शहर है। लेखिका को गैंगटॉक पहुंचकर एक सम्मोहन महसूस होता है। अब भाई वो सम्मोहन क्या है, तो देखो बेटा होता क्या है कि हम सब रहते हैं मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ों का अपना एक सौंदर्य होता है। और इसी क्रम में जब लेखिका गैंगटॉक पहुंचती हैं, लद्दाख पहुंचती हैं, तो वहां पर उस दृश्य को देखकर उन्हें एक सम्मोहन महसूस होता है। उन्हें ये लगता है उस खूबसूरती को देखकर कि मानो ये खूबसूरती जो है ना वो हमें अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। अब उसी के बाद देखो आगे क्या होता है। लेखिका वहां एक नेपाली युवती से भी प्रार्थना सीखती है। एक पहले तो एक नेपाली युवती से मिलती है, उससे बातचीत करती है और बातों ही बातों में प्रार्थना सीख लेती है। प्रार्थना कौन सी प्रार्थना है? साना साना हाथ जोड़ी हमरो जीवन त्रमो कौशली। अब इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हैं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। तो साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ होता है छोटे छोटे हाथों को जोड़कर, ठीक है। तो इसी तरीके से इस प्रार्थना से जो है ना वो आपका चैप्टर का टाइटल बना है। अब देखो कहानी जब आगे बढ़ती है, लेखिका आगे घूमने जाती है, तब क्या होता है। तो सुबह होते ही लेखिका यूथोंग के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक तरफ कई सफेद पताकाएं दिखाई देती हैं। वह अपने गाइड जितेंद्र नरगे से उन पताकाओं के बारे में पूछती है। गाइड उन्हें बताता है कि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं, ठीक है। और कहाँ फहराई जाती है? किसी पवित्र स्थान पर। तो बेटा यहाँ पर लेखिका जो है ना वो कल्चरल बातों को भी बताती जाती है कि भाई लद्दाख का कल्चर कैसा है। इसी क्रम में वो बताती है कि जब वो सुबह सुबह अपने गाइड के साथ निकलती है यूथोम के लिए, तो उसे एक रास्ते में एक तरफ सफेद पताकाएं फहराई हुई दिखाई देती हैं। इन पताकाओं को देखकर लेखिका के मन में जिज्ञासा जागती है और लेखिका अपने गाइड जितेंद्र नरगे से पूछ ही लेती है कि भाई ये जो पताकाएं हैं क्यों फहराई गई हैं, इसका क्या कारण है। इस बात का जवाब देते हुए जितेंद्र नरगे ये बताते हैं भैया कि मैडम जी होता ये है कि जब भी किसी बुद्धिस्ट व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अब बुद्धिस्ट कौन, मतलब बुद्ध मत को मानने वाला या बुद्धावलंबी, ठीक है। तो जब भी किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु के क्या नाम से
को इंगित करने के लिए, ठीक है, या उस मृत्यु का शोक मनाने के लिए किसी पवित्र स्थान पर 108 पताकाएं फहरा दी जाती हैं, ठीक है। और जब इन पताकाओं को फहरा दिया जाता है, ठीक है, तो उन्हें ऐसा ही छोड़ दिया जाता है। समय के साथ 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 वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार जब किसी नए कार्य की शुरुआत होती है तब वहां पर 108 रंगीन पताकाओं को फहरा दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना लेखिका इस जानकारी को प्राप्त करके आगे बढ़ते जाती है। फिर देखो क्या होता है, इसी प्रकार नए काम की शुरुआत में रंगीन पताकाएं लगा दी जाती हैं। आगे बढ़ते हुए जितेन लेखिका को कवि लॉन्ग स्टॉक दिखाता है। अब ये कवि लॉन्ग स्टॉक क्या है भैया, तो अब समझो। इसी स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग के साथ ही साथ यहाँ लेपचा और भूटिया जाति की शांति संधि भी हुई थी। तो भैया गाइड फिल्म की शूटिंग भी हुई थी और लेपचा और भूटिया जो कि लद्दाख की पारंपरिक आदिवासी जातियां हैं उनके बीच यहाँ पर संधि भी हुई थी, ठीक है। तो ये जो दो स्पॉट है वो उनका गाइड उन्हें दिखलाता है, ठीक है। आगे देखो आगे क्या होने वाला है। उन्हीं रास्तों पर लेखिका को एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र दिखाई देता है। नरगे यह बताता है कि यह धर्म चक्र है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका इस बात पर सोचती है कि भारत में अलग अलग संस्कृति रंग रूप दिखने के बाद भी भारत की आत्मा एक ही है। तो भैया यहाँ पर ना लेखिका क्या करती है कि एक घर के बाहर एक धर्म चक्र के कॉन्सेप्ट को देखती है। एक घर के अंदर क्या होता है कि एक धर्म चक्र यानी कि एक पहिया लगा होता है, और जब उस पहिए को लेखिका देखती है तो अपने गाइड से पूछती है कि ये पहिया है क्या वास्तव में। गाइड ये बताता है कि मैडम जी ये जो पहिया है ये वास्तव में धर्म चक्र है, और इसको घुमाने से हमारे पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, हमारे पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और जब ये लेखिका इस बात को सुनती है तो उसे ध्यान आता है कि भाई भारत में जो है ना पाप पुण्य की अवधारणा हर जगह है। देखो बौद्ध मतावलंबी भी पाप पुण्य मानते हैं, ठीक है, और मुस्लिम मतावलंबी भी नेक और बद मानते हैं, ठीक है। और देखो क्रिश्चियनिटी के अंदर भी ना होली सोल का कॉन्सेप्ट है। तो दुनिया के हर धर्म के अंदर जो है वो आपको अच्छाई बुराई का कॉन्सेप्ट दिखाई देगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए लेखिका ये कहती है कि भारत में विविधता चाहे जितनी भी हो पर भारत की आत्मा एक है। हर जगह वही मान्यताएं हैं जो जहां आपको दूसरी जगह देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये बात जो है वो लेखिका यहाँ पर कहती है। अब देखो आगे लेखिका जो है वो क्या बताती है। लेखिका आगे बढ़ते हुए सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल पहुंच गई। वाटरफॉल का अनुपम सौंदर्य लेखिका का मन मोह लेता है। यूथोंग की ओर जाते हुए रास्ते में लेखिका ने रास्ते में काम करती हुई महिलाओं को देखती हैं और बड़ी ही उत्सुकता से उनके विषय में पास खड़े एक कर्मचारी से पूछती हैं। कर्मचारी जवाब देते हुए बताता है कि ये महिलाएं सड़क चौड़ी करने का काम कर रही हैं। महिलाओं के इस श्रम को देखकर लेखिका बड़े ही उदास भाव में यह सोचती है कि महिलाएं कितना कम लेकर बदले में कितना ज्यादा वापस करती हैं। रास्ते पर आगे चलते हुए लेखिका को बच्चे मिलते हैं जो स्कूल से लौट रहे होते हैं। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता है रास्ते की ऊंचाई और खतरा दोनों ही बढ़ते चले जाते हैं। यूथोंग की यात्रा में लेखिका और उनके सभी साथी लायुंग के एक छोटे से गेस्ट हाउस में रुकते हैं। भैया अब समझो क्या होता है। तो भैया रास्ते में आगे बढ़ते हुए लेखिका जो है वो सेवन सिस्टर वाटरफॉल पहुंचती है और इस वाटरफॉल के अनुपम सौंदर्य में डूब जाती है। भाई देखो प्राकृतिक दृश्य तो मनमोहक होते ही हैं, ठीक है, पर मजा तब और आता है जब आप इन दृश्यों का लुत्फ उठाना जानते हो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना फोटोग्राफी करते हैं, तो वास्तव में ऐसा जो दृश्य होता है, ऐसी जो मनोहर सौंदर्य होता है उसको कैप्चर करने का अपना एक मजा होता है। इसी क्रम में क्या होता है कि लेखिका जो है वो यूथोंग की ओर चल पड़ती है और चलते हुए रास्ते में क्या होता है कि वहां पर जो कुछ महिलाएं काम कर रही होती हैं उन महिलाओं को काम करते हुए देखती है और देखकर वो अपने जो वहां पर एक कर्मचारी और काम कर रहा होता है उससे पूछता है कि भाई ये महिलाएं क्या कर रही हैं। तो कर्मचारी बताता है कि भैया ये जो महिलाएं हैं ना ये सड़क चौड़े करने का काम कर रही हैं। अब देखो बात समझो, जब ये बात लेखिका सुनती है तो उसके मन में एक उदासी छा जाती है कि भाई ये जो महिलाएं हैं वो कितना कम पैसा लेकर कितना ज़्यादा जो है वो हार्ड वर्क कर रही हैं। इस बात को ऐसे भी समझो कि महिलाओं का जो शरीर है और ठंड है, कितना कोमल शरीर होता है और इतना पहाड़ पर कितनी ठंड होती है। तो इतना सारा जो शरीर है, इतनी सारी जो कोमलता शरीर के अंदर है, उस कोमल शरीर के साथ इतना खतरनाक काम करना कि एक तो पहाड़ पे काम करना है और सड़क कैसे चौड़ी होगी भाई, पत्थर तोड़ने से सड़क चौड़ी होती है वहां पर, तो इतना परिश्रम वाला काम करना। इसी चीज को लेकर लेखिका सोचती है कि ये जो महिलाएं हैं कितना कम पैसा लेकर इतना ज्यादा काम कर रही हैं, ठीक है। उसके मन में एक निराशा का भाव भी जागता है कि भाई
यहाँ पर रोजगार के साधन कम है, कम संसाधन होने के बाद भी महिलाएं काम कर रही हैं। ठीक है, अब जब लेखिका आगे बढ़ती है इसके बाद, तो वहां पर वो बच्चों को देखती है जो स्कूल से लौट रहे होते हैं। ठीक है, और इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते लेखिका क्या करती है कि जब लेखिका ऊपर की ओर बढ़ती, मतलब आगे जाती है, तो ऊंचाई बढ़ती जाती है और खतरा बढ़ता जाता है। इसी क्रम में लेखिका जो है वो लाइव नामक एक छोटे से रेस्ट हाउस में रुक जाती है। ठीक है, और वहां पर जो है ना वो रात बिताती है। ठीक है, फिर वहीं पर घूमते घूमते लेखिका को ये बात पता चलती है कि जहां वो घूम रही है, ठीक है, वहां पर जो है ना अब वहां पर बर्फ कम पड़ती, मतलब जहां वो जा रही है, ठीक है, भारी प्रदूषण के कारण यूमथांग में बर्फ जो है वो कम पड़ती है। ठीक है, और जब बर्फ ही कम पड़ रही है तो वहां जाने का कोई औचित्य बनता ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात जो है लेखिका को वहां पर एक सिक्किमी युवती के द्वारा पता चलती है। अब भाई लेखिका को जब ये बात पता चलती है तो लेखिका भी कुछ सोच विचार करने लगती है, और उसी युवती यानी कि वही सिक्किमी युवती लेखिका को ये बताती है, पर अगर लेखिका कटाव चली जाए तो बर्फबारी देख पाएगी। लेखिका ने तुरंत अपना रुख कटाव की ओर किया और कटाव के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेने के उपरांत लौटते समय रास्ते में सेना की छावनी दिखाई पड़ती है। बातों ही बातों में लेखिका से एक सैनिक कहता है कि आप चैन से सो सकें, यहाँ पर चैन होना चाहिए, चौन नहीं होना भाई, चैन है। ठीक है, या आप चैन से सो सकें इसीलिए हम यहाँ पर पहरा देते हैं। इस बात को सुनकर लेखिका उदास हो गई और सोचने लगी कि जब हम इतनी ठंड सहन नहीं कर पा रहे हैं तब ठंडी के मौसम में यह सैनिक कैसे रहते होंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पर लेखिका को यह पता चलता है कि यूथोंग में तो बर्फ पड़ती ही नहीं है, अब बर्फ पड़ती है कटाव में। ठीक है, क्योंकि प्रदूषण के कारण यूथोंग में बर्फ पड़ना कम हो गया है, तो लेखिका जो है वो कटाव का रुख करती है, कटाव की तरफ जाने लगती है। ठीक है, और कटाव के नैसर्गिक सौंदर्य का बड़ा आनंद लेती है। इसके बाद जब लेखिका लौट रही होती है तो उसे जो है ना वो छावनी दिखाई देती है सैनिकों की, और बातों ही बातों में उस सैनिक की छावनी जब उनसे बात कर रही होती है तो वहां पर एक सैनिक लेखिका से कहता है कि आप अपने घरों में शांति से रह सकें, चैन सुकून से रह सकें, इसीलिए जो सैनिक है ना वो यहाँ पर जो है ना वो दिन रात अपना काम करते रहते हैं, यहाँ पर जो चौकसी बरतते रहते हैं। जब ये बात लेखिका सुनती है तो उसके मन में ये भाव आता है कि जब इतनी ठंड पड़ रही है, सामान्य सी ठंड है, और इस ठंड को हम झेल नहीं पा रहे हैं, तो ठंडी के मौसम में यहाँ क्या होता होगा, और हमारे सैनिक जो है वो हमारे लिए कितना बड़ा बलिदान कर रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो सुख ही चाहता है, पर हमारे सैनिक चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कोई भी तरीके का मौसम हो, अपना काम करते रहते हैं। तो केवल और केवल वो इसलिए अपना काम कर रहे हैं कि हमारे जो देशवासी हैं वो अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सके। ठीक है, और इस बात को सोच कर लेखिका का जो मन है वो थोड़ा सा सोच में भी पड़ जाता है कि बताओ इतना बलिदान कर रहे हैं हमारे लिए। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या होता है। लेखिका यूथोंग पहुंचकर एक युवती से पूछती है कि क्या तुम सिक्किमी हो। इस बात पर लेखिका को उत्तर देते हुए युवती ने बताया कि वह इंडियन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात है, यूथोंग पहुंचकर एक लेखिका जो है वो एक बच्ची से पूछती है कि बेटा आप सिक्किमी हो क्या, तो वो रिप्लाई करती नहीं नहीं मैं इंडियन हूँ। और यहाँ इस बात से पता चलता है कि भाई लोग जो है ना, सिक्किम के जो लोग हैं वो प्रांतीयता और क्षेत्रवाद को साइड में रखकर बात करते हैं किस चीज़ की, भारतीय होने की, मतलब अपनी राष्ट्रीयता को पहले रखते हैं और क्षेत्रीयता को बाद में रखते हैं। ठीक है, इस बात को सुनकर जो है ना लेखिका का जो मन है वो बड़ा गर्व से फूल जाता है। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। तो भैया आगे की कहानी कुछ इस तरीके से, यूथोंग से वापस आते हुए जीप में जीतेन ने लेखिका को बताया कि यहाँ एक पत्थर पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। यहाँ गुरु नानक देव की थाली से चावल छिटक कर गिर गए थे। जिस जगह चावल गिरे वहां चावल की खेती होती है। गाइड ने लेखिका को खेदुम नामक स्थान भी दिखाया जहां देवी देवताओं का निवास स्थान भी माना जाता है। गाइड आगे बताता है कि यूथोंग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने का ख्याल कैप्टन राकेश दत्ता को आया था। बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि अभी रास्ते बन रहे हैं। तो भैया यहाँ पर जब लेखिका अपनी यात्रा की अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है, यानी कि यूथोंग पहुंचकर यूथोंग से वापस आती है, तब रास्ते में जो गाइड होता है, लेखिका का जो गाइड है जीतेन, वो उसने बताता है कि यहाँ पर जो है ना गुरु नानक साहब की थाली से चावल छटक कर गिर गए थे। ठीक है, और जहां ये चावल गिरे थे वहां पर आज भी चावल की खेती हो रही है। साथ ही साथ एक बात और बताता है कि भाई नानक साहब के फुटप्रिंट भी उस जगह पर पाए जाते हैं, यानी कि जो पद चिन्ह कहलाते हैं वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक बात और बताता है कि भाई खेदुम नाम की जगह भी है वहीं, जहां पर जो है ना देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। अब देखो भारत की परंपरा में ना
ऐसा कोई भी वो नहीं है स्थान जहाँ कोई ना कोई देवी देवताओं का निवास ना हो। हर गांव, हर शहर, हर जगह आपको देवी देवताओं की अभिव्यक्ति, मंदिर कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। ठीक है, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो कहानियां मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे वन देवता की कहानी या वन देवी की कहानी, इस तरीके से स्थानीय देवताओं की कहानियां जो हैं वो लोकोक्ति के माध्यम से हमें देखने को मिलती हैं। और यही हर जगह यानी भारत की हर परंपरा में ये सारी बातें शामिल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये बात भी पता चलती है कि भाई खेदुम नामक स्थान पर देवी देवताओं का निवास स्थान भी है। जितेन आगे ये बताता है लेखिका को कि यूथोंग को जो टूरिस्ट स्पॉट बनाने का जो आइडिया आया था वो आया था कैप्टन राकेश दत्ता को। उनका ऐसा मानना था कि भैया टूरिस्ट स्पॉट बना दो, उससे क्या होगा कि यहाँ के जो लोग हैं ना इनकी तरक्की भी हो जाएगी, क्योंकि जब बाहर के लोग आएंगे तो पैसा खर्च करेंगे और ये जो पैसा है वो लोकल लोगों के पास जाएगा। साथ ही साथ सारी चीज़ें भी अच्छी होती जाएंगी, विकास भी होता जाए, क्योंकि जहाँ जहाँ मनुष्य कदम रखता है वहाँ वहाँ विकास की संभावनाएं होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा चैप्टर का समरी था जिसको हमने पढ़ा, जिसको हमने जाना, और आशा मैं ये करता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हमने सीखी यहाँ पर आपके काम में आएंगी। तो बेटा मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नया लेकर, कुछ खास लेकर। तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।